नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो नीट का पेपर चल रहा था 2025 वाला, जिसका सॉल्यूशन करवा रहे थे अपन, उसमें हमने कल 24 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 21 क्वेश्चन और रहे हैं आपकी, उनको और सॉल्व करते हैं। वही विद कंसेप्ट, कैसे पेपर सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित एलिफेटिक अम्ल कौन से हैं? एलिफेटिक एसिड हैं आपकी। इनको घटती अम्लता का सही क्रम है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है, ये कह रहा है। अब हमको ये पता है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, अरे एसिडिक स्ट्रेंथ वो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो आपके माइनस आई के तो कैसी है, समानुपाती, और प्लस आई की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? यहाँ सारे आई इफेक्ट ही लगा रहे हैं आपके, बाकी तो माइनस आर के, माइनस एच के, माइनस आई के समानुपाती है, प्लस एच प्लस आर और प्लस आई की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो यहां देखिए, आप इसके पास तो देखो, अरे फॉर्मिक एसिड के पास तो केवल एच है, और फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे ज्यादा होती है किससे, एसिडिक, ये सॉरी एसिटिक एसिड से। तो फॉर्मिक देखो, अरे फॉर्मिक एसिटिक से ज्यादा होता है। और वैसे देखा जाए तो इन सब में देखो, अरे इन सब में फॉर्मिक एसिड, जैसे देखो यहां मैं इधर लिख देता हूं आपको, तो एक तो फॉर्मिक एसिड दे रखा है आपके ऐसा, और दूसरा क्या है आपके, एसिडिक एसिड है, ये लो। और एक क्या दे रखा है आपके, एक दे रखा है आपके ऐसे, ये CH3, ये CH और ये CH3, और ये क्या है आपकी COOH, ये वाला। और वो ऊपर वाला देखो आप, ऊपर वाला ऐसे है आपकी, ये CH3 और ये COOH। और देखो जैसे आप यहां से H प्लस निकालेंगे, अरे यहाँ सबसे H प्लस निकालेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा आपके, इधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमको पता है ये H प्लस देने के बाद क्या बनाएंगे, इनका संयुग्म क्षार, और जिसका संयुग्म क्षार ज्यादा स्थायी होता है उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हाइड्रोजन है केवल, इधर देखें तो इधर देखो एक मेथिल ग्रुप आ गया, और मेथिल ग्रुप क्या लगाएगा आपके, प्लस आई, तो ये प्लस आई लगाएगा, ठीक है ना। इधर देखो 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, अरे ये 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, इसका प्लस आई और ज्यादा होगा। और यहाँ ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है, इसका प्लस आई, अरे ये तो सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा। कौन? इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कम क्या होगा, स्टेबल। क्यों? अरे माइनस वाले को, है ना, माइनस वाले को माइनस वाले एक तरीके से भी कह सकते हैं ना भाई, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको माइनस वाला क्या करेगा, स्टेबल। और ये तो प्लस वाला लग रहा है, प्लस भी ज्यादा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा सबसे कम। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए, फॉर्मिक वाले की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? हाइड्रोजन का इफेक्ट तो अपन क्या मानते हैं, 0, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा, यहां तो सबसे कम दे रखी है, गलत। यहां भी देखो सबसे कम है, दो ऑप्शन तो आपको देखनी नहीं। हाँ, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहां भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन आएगा, एसिडिक एसिड। तो यहाँ एसिडिक एसिड है, जबकि यहां ये दे रखा है, अरे ये वाला दे रखा है, ये जिसको आप कह सकते हो नियोवैलेरिक एसिड, नियोवैलेरिक एसिड कह सकते हैं इसको आप। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वैलेर लगाते हैं, वैलेर, तो नियोवैलेरिक एसिड। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनके सवाल आपके पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बिल्कुल। अब देखिए आप आगे, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और स्टेटमेंट पहला क्या है, लोहे चुंबकत्व जो है वो अणुचुंबकत्व का चरम स्वरूप माना जाता है, यानी इसकी एक एक्सट्रीम कंडीशन मानी जाती है, किसकी, अणुचुंबकीय की। कौन? लोहे चुंबकीय, यानी जो फेरोमैग्नेटिज्म है आपकी, वो पैरामैग्नेटिज्म की एक क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन, विशेष अवस्था, ये चरम अवस्था, यूं कह दो। ये स्टेटमेंट आपका सही है। इधर देखो Cr+2 आयन, यानी क्रोमियम+2 आयन, और इसका परमाणु क्रमांक दे दिया इसने 24। तो देखो Cr+2 का मतलब क्या है, अरे Cr+2 का मतलब है आपके 3d4। क्यों 3d5 4s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Cr+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक s वाला और एक d वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कितना रह गया इसका, 3d4। तो ये कह रहा है इसमें अयुग्लित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही है जो नियोडाइमियम+3 आयन में। और नियोडाइमियम का इसने कितना लिख दिया अपन को, अरे 60 लिख दिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 60। तो देखो नियोडाइमियम का 60 है, लेकिन नियोडाइमियम क्या बना रहा है आपकी, अरे +3 आयन बना रहा है।
देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे देखा जाए ना तो इसका कितना होता है, अरे जेनॉन यानी 54, और उसके बाद क्या होगा यहाँ 6s में 2, तो कितने हो गए आपके 56, और उसके बाद 4f में 4 होगा और ये 5d में तो 0 चल रहा है, अरे 5d में तो 0 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो नियोडाई में +3 बनाना है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेंगे आप, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इस f से निकलेगा, तो कितने रह जाएंगे 3। तो यह देखो f के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, f उसमें कितने 7 f कक्षक होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अरे 3, उनके नियम से इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, जबकि ऊपर वाले में कितने, अरे डी उसमें 5d कक्षक होते हैं आपके, 1 2 3 4 और ये 5, और वो हुंड के नियम से कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन आप, 1 2 3 4, तो देखो यहाँ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, जबकि यहाँ अयुग्मित कितने हैं आपके 3, जबकि इसने क्या कहा है कि Cr+2 और नियोडाइमियम +3 यानी Nd+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अरे समान, वही है, इसका मतलब समान है, ये स्टेटमेंट क्या है गलत, क्यों, उसमें तो 4 है, इसमें कितने 3, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा गलत, फर्स्ट वाला कैसा है सही, कि लोहे चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का क्या है चरम स्वरूप माना जाता है, इसका मतलब कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, गलत, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं, ये भी गलत, कथन फर्स्ट सत्य है बिल्कुल, परंतु कथन सेकंड कैसा है असत्य, यही हमारा क्या है राइट आंसर, ये कथन फर्स्ट असत्य सेकंड को सत्य बता रहा है, ये भी क्या है हमारा गलत। तो आपके एग्जाम में अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि नीट के एग्जाम में बैठे हैं तो उस पेपर को सॉल्व कैसे करें, देखो आपके नीट में सिलेक्शन होने का आधार आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री दो ही हैं, हाँ फिजिक्स मान सकते हैं, फिजिक्स अच्छी है जिसकी उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी, बाकी सिलेक्शन का जो आधार है वो आपके क्या है, अरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्यों, दोनों में ही टाइम कम लगता है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम का ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, अरे उस पेपर को बाहर ला के हमसे कोई कह दे कि 6 घंटे में सॉल्व कर देगा आराम से सोच सोच के, और वहां एग्जाम में प्रेशर रहता है, समय की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कैलकुलेशन वगैरह होती है, और फिजिक्स में तो कैलकुलेशन आती है, केमिस्ट्री में तो केवल फिजिकल में कैलकुलेशन आएगी, और फिजिकल में भी सारे सवाल थोड़ी आएंगे कैलकुलेशन वाले, 2-3 सवाल ऐसे आएंगे इनमें टफ कैलकुलेशन होगी, 2-4 ऐसे इजी होगी, 2-4-5 ऐसे डायरेक्ट होंगे आपके, 15-20 सवाल, 15 एक सवाल आते हैं उससे 15-16-17 इतने आते हैं, बाकी तो आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो क्या है आपको ज्यादा पैक कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको वहां थोड़ी समझाना है आपको ऐसे, ठीक है ना, तो आपके यहाँ दोनों में टाइम आपका बच जाएगा, और टाइम बच जाएगा तो फिजिक्स अच्छी आती है आपको, फिजिक्स में आप समय लगा सकते हैं जल्द, ठीक है ना, तो सिलेक्शन का आधार तो आपके नीट में हो या जेई में हो दोनों में ही केमिस्ट्री आपके इंपॉर्टेंस रखती है, केमिस्ट्री आपके मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी सिलेक्शन के लिए। आगे देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है अपन, अब इधर तो दे रखा है कि ये मिक्सचर दे रखे हैं ऐसे आपको, और कह रहा है कि इनको सेपरेट कैसे करेंगे अपन, पृथक्करण की विधि, तो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है 4-5 विधियां हैं, आसवन वगैरह है, क्रिस्टल है ना, क्रिस्टलन वगैरह है आपकी इस तरीके से, अब आसवन में भी कई टाइप है उसके, साधारण आसवन, भाप आसवन, प्रभाजी आसवन, इस तरीके से कई सारे दे रखे हैं आपके, तो देखो यहां से ये तो सबको जानता है, पेट्रोलियम उद्योग में जो कच्चा तेल है ना उसको हम प्रवासी आसवन के द्वारा क्या करते हैं सेपरेट, तो बी में 3 होना चाहिए आपके, तो बी में 3, इसका मतलब यहाँ तो 4 है, गलत हो गया, इसको भी थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, देखो आपको यहां भी बी में क्या है 4, ये भी क्या है आपका गलत, ये भी गलत। अब इसके बाद देखते हैं, देखो सेसलाइज से ग्लिसरॉल, अरे सेसलाइज से ग्लिसरॉल ये वाला जो है ना आपके एनसीआर में दे रखे सीधे ऐसे कैसे स्टेटमेंट एनसीआर से उठाया इसने, तो सेसलाइज से ग्लिसरॉल ये निम्न दाब पर आसवन भैया, अरे सेसलाइज से ग्लिसरॉल का मतलब है जब साबुन बनाते हैं ना अपन, साबुनीकरण विधि होती है उसमें ये ग्लिसरॉल बनता है ना, क्यों, वहां क्या करते हैं जो आपके उच्च वसा अम्ल होते हैं फैटी एसिड होते हैं वो क्या है ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर है उसका जलकरण करवाते हैं, उससे क्या मिलेगा अपन को, एक तो साबुन मिल जाएगा और एक क्या मिलेगा साथ में ग्लिसरॉल, उस ग्लिसरॉल को सेसलाई का मतलब है कि जो साबुन को ना वहां से सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद है ना जो बच रहा है वो ग्लिसरॉल उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो सेसलाई से ग्लिसरॉल किस पर, निम्न दाब पर आसवन से करेंगे अपन, तो सी में क्या है फर्स्ट, सी में सेकंड है, इधर क्या है फर्स्ट, यही हमारा आंसर है, बाकी और मिलाना चाहो तो मिला लो, देखो
क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, अरे दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है, और काफी डिफरेंस है, तो इनको तो हम साधारण आसवन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अरे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये किसमें आ जाएगा आपके साधारण आसवन, ए में 4, ए में 4, फिर बचा क्या, डी में 2 ही बचा है, तो डी ये रहा और डी में 2 ये रहा आपके। ये एनिलीन और जल का जो मिश्रण है उसको भाप आसवन के द्वारा क्या कर लेंगे, सेपरेट। देखो ये वाला सवाल कई बार पूछा है, ये वाला और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछता है, तो आपको ये याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल लाइन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी देखना, ये आपके कहां से है, ये आपके साम्य वाले चैप्टर से है ना, साम्य साम्यावस्था इक्विलिब्रियम से। इसने कहा है अभिक्रिया ए क्या दे रहा है, 2b, ए गिव्स 2b के लिए 1000 केल्विन ताप पर, यानी टेम्परेचर दे रखा है आपको कितना, अरे 1000, यानी 1000 केल्विन, कितना दे रखा है 1000 केल्विन पर पश्चिम दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी ये पश्चिम दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी केवी की बात कर रहा है। अग्र दिशा में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से 2500 गुना अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे पश्चिम दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मींस केवी, तो केवी जो है ये 2500 गुना क्या है, अरे ज्यादा, किससे, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, मींस अरे 2500 गुना ज्यादा है किससे, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मतलब केएफ से, किससे, केएफ से। आगे कह रहा है आर का मान दे रखा है आपको इतना, लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये कह रहा है 1000 केल्विन ताप पर अभिक्रिया के लिए केपी क्या होगा, अभिक्रिया के लिए केपी क्या होगा, देखना, अरे केपी क्या होगा, हमको पता है केपी बराबर क्या होता है, अरे केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है क्या, केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब हमारे पास केसी नहीं है, लेकिन केसी तो हम जानते हैं ना, अरे केसी साम्य स्थिरांक जानते हैं, केपी तो ज्ञात ही करना है ना, केसी कैसे निकालेंगे, देखो अरे केसी बराबर क्या होता है आपकी, केएफ अपॉन केवी, मीन्स अग्राभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्चाभिक्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात क्या है आपके साम्य स्थिरांक, क्यों अपन करते हैं ना, केएफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस बराबर केवी कंसंट्रेशन ऑफ दिस, फिर उसको नीचे लाते हैं अपन, केएफ के नीचे केवी, तो वहां प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाता है। तो यहां देख लो आप, केएफ तो है ही अपने पास, और केवी, केवी कितना है 2500 केएफ, अरे 2500 केएफ, इसका मतलब देखो केएफ से तो केएफ कट जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके केसी, अरे 1/2500 आ गया आपके, कितना 1/2500, रख दो यहां से, केसी कितना है 1/2500। आरटी देखो, आरटी, आरटी कितना है, आर तो ये दे रखा है हमको 0.083, और टी कितना है, टी तो 1000 दे रखा है हमको, ये लो टी 1000 है, और क्या कह रहा है इसकी पावर डेल्टा एनजी, और देखो डेल्टा एनजी कितना होगा, अरे उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल, तो उत्पाद के मोल कितने हैं, अरे यहां से अगर डेल्टा एनजी निकालें तो डेल्टा एनजी कितने हैं, उत्पाद के मोल 2, अभिकारक का मोल कितना 1, तो 2 - 1 का मतलब 1, यानी इसकी पावर 1, और किसी भी रास्ते की पावर 1 है तो 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो ऐसा कैसे रहेगा। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, कैसे, 1000 से गुणा कर दो इसको, तो ये कितना, अरे ऊपर 83 बन गया आपकी, और नीचे क्या है आपके 25, ठीक है ना, और 100 से गुणा कर लो, 2500 है नहीं, और देखो 83 में 2500 का भाग लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप 25 का लगा लो ना, फिर दशमलव को 2 स्थान पीछे किसी का देना, क्यों 100 का भाग लगेगा ना, तो देखो 25 से अगर भाग लगाए तो 25 या 75, और आगे 8 बचे, वही 25 थी 75, और फिर कितना 5, तो 25 गुना 50, मीन्स ये 3.32 आ रहा है, 3.32, इसमें 100 का भाग और लगेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0.3, ये अगर 100 का भाग और लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 100 का भाग लगाओगे आप तो 0.0332, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर कहां देखो, अरे ये आंसर यहीं पे मैच कर रहा है आपकी 0.033, ये आंसर आपके यहीं पे मैच
कर रहा है। तो कैलकुलेशन कोई टिपिकल नहीं है, 25 का भाग लगाना था, 25 का भाग लगाना तो आसान है, ठीक है ना। फिर 2500 का लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो आप ऐसे लगा लिया करो 25 का। आगे देखिए नीचे दो कथन दिए गए, वही देखो स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं, देखो आपके बार बार आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले सवाल। देखिए क्या है, बेंजीन डाइओजोनियम लवण को 273 से 278 केल्विन पर एनिलीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। यह शुष्क अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका राइट है। आगे देखो कथन सेकंड, बेंजीन वाले में आयोडीन को लगाना कठिन होता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, क्यों? अरे आयोडीन की अभिक्रिया बेंजीन के साथ करवाते हैं, या कह दो बेंजीन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करवाते हैं, तो आयोडो बेंजीन बनता है, लेकिन ये अभिक्रिया उत्क्रम नहीं होती है। इसलिए जो इस अभिक्रिया में साइड प्रोडक्ट बनता है ना HI, तो वो क्या करता है, उसको आयोडो बेंजीन को वापस से बेंजीन में अपचयित कर देता है, इसलिए इसका अरे बनना क्या है, मुश्किल, कठिन है। इसलिए आयोडो बेंजीन को बेंजीन डाइओजोनियम लवण की KI के साथ अरे अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है, क्यों? आयोडो बेंजीन है आपके, उसको सीधे सीधे नहीं बना सकते, तो फिर क्या करेंगे अपन, पहले डाइओजोनियम लवण बना लेंगे, उस डाइओजोनियम लवण में यानी उसकी अभिक्रिया KI से करवा देंगे, उससे आयोडो बेंजीन बन जाएगा। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इसका मतलब उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे देखो दोनों गलत, गलत, एक सही दूसरा गलत, गलत, एक गलत दूसरा सही, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट। राइट आंसर कौन सा बच्चों, फर्स्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके। क्या कहा है इसने, निम्नलिखित यौगिकों के एकल क्लोरीनीकरण, अरे मोनोक्लोरिनेशन करवा रहा है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह हेलोजन लगा दो, और हेलोजन में भी क्या, क्लोरीन। तो ये कह रहा है इससे कितने उत्पाद अरे अपेक्षित है, कितने उत्पाद बनेंगे, पर इसने क्या कहा है, अरे आपको स्टीरियो भी शामिल करना है, केवल स्ट्रक्चरल ही नहीं, संरचनात्मक ही नहीं, केवल अरे केवल संरचनात्मक ही नहीं, केवल संरचनात्मक पूछता तब तो हम ना इसका आंसर दे देते 4, और संरचनात्मक नहीं पूछा, 4 ऑप्शन में नहीं है। इसने क्या कहा है, आपको स्टीरियो वाले भी काउंट करने हैं, यानी स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक प्लस स्टीरियो, इसने कह दिया दोनों आपको क्या करने हैं, शामिल करने, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, सुनिए। एक तो यहां से कैसे बना दोगे आप, देखो एक तो यहां से आप ऐसे बना दोगे, देखो ये, अरे एक तो आप यहां से ऐसे बना दो, देखो कैसे, ये लो। अरे एक बार तो आप यहां से है ना इसको हटा दो H को, और इसकी जगह क्या लगा दो, अरे Cl लगा दो ना। वैसे तो फ्री रेडिकल मैनर में जुड़ेगा, या ना फ्री रेडिकल बनेगा, फिर आगे क्लोरीन का रेडिकल जुड़ेगा, पर अभी तो हम ना सीधे प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, मोनोक्लोरिनेशन करवा रहा है, यानी एकल क्लोरीनीकरण, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। ऐसे अगर ये है ना डाइक्लोरीनीकरण करवाता तो 2 हाइड्रोजन हटा के क्या लगाते, पर 2 हाइड्रोजन लगाते। और इसने क्या पूछा, एकल, तो एक तो ये बन जाएगा। दूसरा देखो आप, दूसरा ऐसे भी तो बन सकता है आपके, अरे CH और ये CH3, ये CH3 और ये आपका CH और यहां Cl लग जाए, और ये आपका CH3, ऐसा भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है आपकी, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये C इस पे Cl लग जाए आपके, और ये CH2 और ये आपका CH3 और ये आपका क्या है CH3 और ये भी CH3। तीसरा ये हो सकता है, और चौथा ऐसे भी तो हो सकता है, अरे ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला एक ही जैसा है, तो दोनों में से कहीं से हटा लो, आपकी इच्छा है, एक ही जैसा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये क्या हो गया, अरे मैंने ये कर दिया आपके CH3, और यहां से मैंने क्या किया, अरे CH2, और यहां से मैंने एक H को हटा के एक Cl लगा दिया, ठीक है ना, यहां से हटा के, उधर से नहीं हटाया, अच्छा उधर से हटा लो, एक ही बात है। और आगे CH, और उसके आगे क्या है आपके, अरे CH2 और ये CH3। तो अगर हमसे ये स्ट्रक्चरल पूछता केवल, तब तो कितने हो गए आपके 4, और इसने हमसे क्या पूछा है कि विद स्टीरियो, यानी स्ट्रक्चरल के साथ में आपको स्टीरियो भी बताने हैं। तो देखो वो कितने होंगे, देखिए आप यहां से अगर मैं इस कार्बन को देखूं, तो देखो ये, अरे ये वाला आपके क्या बन गया, कायरल सेंटर बन गया क्या, कायरल सेंटर, एक Cl, एक H, एक CH3, एक पूरा ग्रुप। इधर देखो आप यहां से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देखो आप, ये तो नहीं बनेगा,
ये नहीं बनेगा। यहां देखो, यहां, अरे ये ग्रुप जुड़ने के बाद देखो ये वाला कार्बन देखो आप, इस वाले पे देखो, यहाँ एक H, एक CH3, एक CH2Cl है, और एक क्या है आपके CH2CH3। इसका मतलब एक कायरल सेंटर वहां है, एक कायरल सेंटर यहाँ है। और जब एक कायरल सेंटर होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखाता है आपकी, या कह दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में दिखाता है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं तब तो हम सेंट्रल ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखते हैं। लेकिन एक कायरल सेंटर होता है तो वो क्या होता है, अरे वो असममित होता है ना, और वो प्रकाशिक समभाव्यता दिखाता है। इसका मतलब एक तो ये खुद, और एक क्या होगा, अरे इसका मिरर इमेज ऐसे बनाओगे आप, मिरर इमेज, ठीक है ना, स्टीरियो में ऐसे बनाओगे ना, ऐसे एक ये खुद और एक इसका क्या है भाई, अरे मिरर इमेज। तो कुल कितने हुए आपके, देखो, अरे कुल कितने हुए, एक तो ये, एक ये दो, और देखो एक खुद ये और एक इसका मिरर इमेज, तो कितने हुए ये दो, ऐसे एक ये खुद एक इसका मिरर इमेज, तो कितने हुए कुल, 2 4 5, सॉरी ये मैंने ना ऐसे कर दिया, देखो सुनो सुनो, इसकी गिनती है ना ऐसे नहीं करेंगे अपन ना, 1 2 नंबर दे दिया मैंने, या तो नंबर दो आप, तब तो ऐसे दो, देखो अरे नंबर दो तो 1 2 फिर 3 और 4 फिर 5 और 6, या यूं कह दो इसका 1 बनेगा उसके 2 बनेंगे, और इसका भी 1 और इसके भी 2, तो 2 इसके 4 5 और 1 6, तो कुल कितने बने आपके 6। विद स्टीरियो तो 6 बन गए, पर विदाउट स्टीरियो कह देता या केवल संरचनात्मक कहता स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो वो कितने होते आपके 4, वो कितने होते बच्चों 4। अच्छा सवाल है, अरे ये सवाल आपके अच्छा स्टीरियो का, इसको ध्यान रखना है आपको, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कभी भी, अच्छा सवाल है। यहां से देखिए आप 76 दिए गए यौगिकों फर्स्ट से थर्ड में, यानी 3 यौगिक दे दिया आपको, और कह रहा है इसमें जो ये चिन्हित कर रखा है ना, इसने ऐसे ये चिन्ह लगा रखा है, ये आपके चिन्हित जो कर रखा है इसकी बात कर रहा है, ये चिन्हित कर रखा है इसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो चिन्हित CH आबंध है उसकी आबंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम कौन सा होगा। क्या कहा इसने, अरे इसने जो इसमें है ना मार्क कर रखा है ना, चिन्हित कर रखा है, तो ये जो CH बंध है इनमें आबंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है। आबंध वियोजन ऊर्जा का मतलब अरे कौन सा CH बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक होगा, तो बंध वियोजन ऊर्जा कैसी हो जाएगी, कम। एनसीईआरटी बंध को आबंध दिखती है ना, और जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसका मतलब, अरे इसका मतलब क्या हुआ, उसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका मतलब मैं क्या करूं यहां से, अरे मैं ये काम कर लू यहां से, ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं मैं, अरे इस वाले बॉन्ड को मैं, है ना, रेडिकल मैनर में क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। तो यहां से देखो, अरे रेडिकल यहां बनेगा, रेडिकल आपके अरे इस कार्बन पे बनेगा, इस वाले पे। यहां से यदि मैं ब्रेक करूं ये चिन्हित CH बॉन्ड को, तो रेडिकल यहां बनेगा आपके, और अगर मैं यहां से ब्रेक करूं तो आपके रेडिकल यहां बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो CH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जिससे स्टेबल स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बन जाए, अरे स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाए, इसका मतलब वो वाला बॉन्ड क्या होगा, अरे ब्रेक हो जाएगा आसानी से। क्यों, अरे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है वो तो क्या कहेगा, भैया बॉन्ड को ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर मान लो अरे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद देखा कि स्टेबिलिटी कम मिल रही है, वो तो मना करेगा ना कि मेरा बॉन्ड ब्रेक मत करो आप, ना, अरे मेरा बॉन्ड ब्रेक मत करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं, और देखो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें अगर अपन, तो यहां देखो अरे फ्री रेडिकल कहां आ रहा है, इस बेंजीन रिंग में आ रहा है ऐसे, कहां, बेंजीन रिंग में। और बेंजीन रिंग का ये जो कार्बन है ना आपका, ये वाला कार्बन, अरे ये कार्बन कैसा है, अरे ये sp2 संकरित कार्बन है, और हमको पता है sp2 संकरित कार्बन है तो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है यहाँ। यहां देखें तो अरे यहाँ ये वाला जो कार्बन है आपके, ये तो sp संकरित है, जबकि इधर देखें अरे ये तो रेडिकल जो है ना आपके, ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है, इसमें रिजोनेंस में। अरे देखो ना, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका CH बॉन्ड टूटने के बाद तो क्या मिल रहा है इसको, अरे इसको गजब की स्टेबिलिटी मिल रही है, किसके द्वारा, रिजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है। जबकि यहाँ अरे इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम है, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी ज्यादा, तो ये फ्री रेडिकल कैसा होगा, अरे ये लेस स्टेबल होगा, वो मोर स्टेबल, ये मतलब इन दोनों में देखें ये लेस स्टेबल, ये इससे ज्यादा, और मोर कौन सा ये। तो अगर हम यहां से देखें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो वो क्या है आपके, अरे वो क्या है बच्चों, 3 की सबसे ज्यादा, फिर कौन है 1, और सबसे कम कौन है 2। तो फिर आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, आपकी बंध वियोजन ऊर्जा है,
अरे उसका ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा आपकी। उल्टे का मतलब सेकंड की सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट की और थर्ड की सबसे कम। और ये ही हमको बताना है, सेकंड फर्स्ट थर्ड ये कहां है, अरे ये इसमें है भैया, ये किसमें है, इसमें। तो क्या कहा मैंने, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप क्या करो उसको, अरे होमोलाइटिक मैनर में है ना, या यूं कह दो फ्री रेडिकल मैनर में है ना, भाई होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो आप फ्री रेडिकल बना लो उस बॉन्ड को तोड़ के, और फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक कर लो आप। तो यहां तो क्या लग रहा है, अरे यहां तो रिजोनेंस लग रहा है, ठीक है, या इसको एम प्रभावी कह सकते हैं, मीजोमेरिक। अरे रिजोनेंस बोल दो आप इसको, या मीजोमेरिक बोल दो। आपके सर यदि मान लो मीजोमेरिक बोलते हैं तो इसको मीजोमेरिक बोल दो आप। मीजोमेरिक प्रभावी क्या है, अरे रिजोनेंस है भैया ना। मीजोमेरिक प्रभावी क्या है, रिजोनेंस। नीट वाले टीचर ज्यादा मीजोमेरिक बोलते हैं, मीजोमेरिक बोल दो, रिजोनेंस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका, ये भी अच्छा सवाल है वैसे तो ये आपका क्वेश्चन 76। 14 क्वेश्चन और है हमारे इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप 77, देखना। हाँ जी, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा ब्रोमीन जल को, किसको ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है। अरे ये क्या है, आपके अनसैचुरेशन टेस्ट है वैसे तो ना, ब्रोमीन जल अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है ना। अब ये ब्रोमीन जल को कौन रंगहीन नहीं करता है, अरे देखो फिनॉल की अभिक्रिया इससे करवाते हैं ना, ब्रोमीन जल से। अरे ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं ब्रोमीन जल, या ब्रोमीन एक्वस लिख दो, तो इससे क्या बनता है आपके, अरे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है आपकी, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, उसका व्हाइट पीपीटी बनता है आपकी, अरे व्हाइट। और ब्रोमीन कैसा है आपके, अरे एनसीईआरटी में रेड कलर दे रखा है इसको, कैसे कलर का है, रेड। तो इसको क्या कर दिया इसने, रंगहीन। वैसे रेड ब्राउन कलर होता है इसका ना, लाल भूरा, जैसे आपकी रस्टिंग होती है ना, रस्ट जंग, उसके जैसा। तो लाल भूरे रंग का होता है वैसे, पर उसमें रेड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो व्हाइट हो गया, अरे रेड का व्हाइट कलर उड़ा दिया। ये एनिलीन देखो, अरे एनिलीन भी इससे अभिक्रिया करता है, ये भी इसके भूरे रंग को उड़ाता है। याद होगा आपको कि जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो ब्रोमीन के भूरे रंग को अरे उड़ा देते हैं। ये असंतृप्तता का परीक्षण है, किसका, असंतृप्तता। असंतृप्तता का मतलब जिन कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ये रिएक्शन देते हैं, किसके साथ, अरे ब्रोमीन के साथ एडिशन रिएक्शन देते हैं, कौन, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन कौन, संतृप्त यौगिक नहीं देते। तो संतृप्त और असंतृप्त में क्या हो जाएगी, ये पहचान हो जाएगी ना। तो ये तो क्या है, असंतृप्त, ये तो देगा आपके। और ये भी देखो आपके ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है ना, तो जैसे यहां बनाए नहीं आपके क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ऐसे यहां क्या बन जाएगा आपकी 2,4,6, ऐसे यहां क्या बनेगा आपके 2,4,6, अरे ट्राइब्रोमो तो है ही, और फिनॉल की जगह यहां क्या आ जाएगा आपकी, अरे एनिलीन। और ये भी व्हाइट पीपीटी होता है आपकी, इसका भी क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी। इसका मतलब ये भी रिएक्शन कर रहा है, ये भी रिएक्शन कर रहा है, ये भी कर रहा है। चलो इधर नहीं लगाऊं मैं, इधर तो ऐसे हो जाएगा ना आपके राइट। इसका मतलब अरे ये भी आपके रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अरे ये देखो साइक्लोहेक्सेन, ये तो संतृप्त हो गया ना। तो अभी तो कहा मैंने संतृप्त और असंतृप्त में पहचान, किससे, ब्रोमीन से रिएक्शन करवा लो उसकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इस अभिक्रिया को नहीं देगा, और ये नहीं देगा, वही हमारा क्या है आंसर, वही हमारा क्या है आंसर। अगला देखें आप, देखिए ये सवाल अच्छा है, देखो ये सवाल आपका अच्छा है, 3 4। चलिए देखिए ये सवाल अच्छा है आपका, सुनिए क्या है इसमें। ये आपको ये देखो, एक तो कीटो ग्रुप दे रखा है, कीटोन, एक साइनाइड दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है आपको, अरे CH3 MgBr, अधिक के नहीं, अधिक एक्सिस में। अरे ये किसमें है आपके, एक्सिस, अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, यानी खूब सारा पड़ा हुआ है ना। क्या, CH3 MgBr, CH3 MgBr का मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक। अरे CH3 MgBr का मतलब क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो देखो यहां से क्या होगा, अरे ये आपका जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है ना आपका, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक, ये देखो, और ये देखो ये क्या है आपके C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये कौन है, अरे CH3 MgBr, ये खूब भरा हुआ पड़ा है ना। और हमको पता है यहां से, अरे इसके ऊपर तो माइनस, इस पे क्या है प्लस। तो देखो ये, अरे ये इस पे कीटोन पे भी रिएक्शन करेगा, और ये कहा, अरे ये इस पे भी रिएक्शन करेगा, कहा साइनाइड पे भी करता है ना।
और कीटोन पर भी करता है। और जैसे ही इस पे करेगा तो देखिए यहां से क्या बना देगा ये, अरे यहां से बना देगा आपके ये तो आपकी बेंजीन रिंग, और इधर देखो आपके, अरे ये ऊपर क्या आएगा माइनस, और इधर ये सी, हाँ जी, और देखो ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो डबल बॉन्ड एन, इस पर क्या आएगा आपके माइनस, और इधर कौन जुड़ेगा CH3, और ये बन गया आपके Mg, अरे Br बनने को, यहां भी O माइनस Mg Br, अरे प्लस एसिड बनेगा आपकी। और फिर देखो यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे वाटर दे रखा है आपके, है ना, ये H प्लस H2O या H3O प्लस कह दो इसको, यानी ये जल अपघटन करवा रहा है। और ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या करता है, पहले अरे पहले उसको जोड़ दो फिर तोड़ दो, तो जल अपघटन जैसे ही होगा इसमें, तो इससे क्या होगा देखना आप, अरे इससे क्या होगा आपकी, देखना H3O प्लस, इससे क्या हो जाएगा आपकी, अरे इससे हो जाएगा आपके ये O, या तो जुड़ेगा आपके H, और ये क्या हो जाएगा आपके, अरे ये CH3, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड क्या है आपके NH, ठीक है, और वो MgBr वगैरह ये तो निकल जाएंगे आपके, ठीक है ना। अरे जल से H यहां जुड़ गया, H यहां जुड़ गया, MgBr OH बाहर हो गया। अब यहां से क्या होगा देखो, अरे इसका फिर से क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा ना, इसका क्या होगा हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से क्या होगा देखो, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो आप, अरे या तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये लो आप दो बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या होगा, अरे इधर H जुड़ेगा, इधर OH, फिर इधर H, इधर क्या जुड़ेगा आपके, अरे OH, जैसे ही इसका अरे हाइड्रोलाइसिस होगा, और एक कार्बन पर दो OH रह नहीं सकते, तो यहां से जल बाहर हो जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा आपकी, अरे फाइनली ये बन जाएगा आपकी क्या, ये तो बन गया आपके एल्कोहल, और ये आपके, अरे ये CH3, और ये क्या है आपकी C, और ये डबल बॉन्ड बन गया। और देखो एक और अपन ने गड़बड़ की यहाँ ना, अरे यहाँ पे CH3 नहीं जुड़ा भी है ना, एक CH3 यहाँ भी जुड़ेगा ना, अरे इसने अटैक किया ना CH3 ने, यहाँ ये CH3 आपका यहाँ जुड़ रहा है ना, और ये वाला CH3 आपका यहाँ जुड़ रहा है। अब ये वाला प्रोडक्ट देख लो आप कहाँ है, अरे ये वाला प्रोडक्ट देखो आप कहाँ है, OH, तो इसमें OH तो है, CH3 भी है, और साइनाइड का साइनाइड ही रख दिया। अरे साइनाइड पे तो ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या करेगा, अटैक कर देगा ना। साइनाइड भी आपके कौन सी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड की तरह, अरे इसकी तरह ये भी क्या देगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और याद रखें आप नीट की दृष्टि से ना, वैसे नीट वाली बुक्स हैं आपकी, अच्छी बुक्स है ना, उनमें ये दे रखा है कि आपने क्या बोले, अब जैसे एक्सिस में दे रखा है, अब होने को देखो यहाँ भी अरे अटैक हो सकता है, पर साइनाइड पे केवल क्या एक ही मॉलिक्यूल का अटैक होगा ना, यानी साइनाइड से हमेशा क्या होगा, अरे कीटोन ही बनेगा आपके ना, चाहिए कितना ही एक्सिस में लिख दे, लेकिन साइनाइड से क्या बनेगा आपके, कीटोन ही बनेगा ना। बाकी तो क्या इस पे भी अटैक होता था, तो इस एल्कोहल की तरह ये भी एल्कोहल बन सकता था, तो ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ दे रखा है, अरे ऐसा ऑप्शन आपके यहाँ दे रखा है, लेकिन ये गलत है, एनटीए ने नहीं माना इसको ना, एनटीए ने किसको माना है, इसको माना है ना। बढ़िया बुक्स हैं आपके ना, नीट के लेवल की बुक्स हैं आपके ना, अच्छी बुक्स हैं, उनमें चाहे आप कितना ही ग्रिग्नार अभिकर्मक ले लें एक्सिस में, लेकिन साइनाइड से क्या है, कीटोन बनता है, आगे कीटोन का रिडक्शन नहीं होता जब साइनाइड जुड़ा हुआ है तब। वैसे तो कीटोन का रिडक्शन हो ही रहा है और एल्कोहल बन ही रहा है, यहां भी हो सकता था, और अच्छी आपकी नीट वगैरह की बुक्स है ना, उनमें नहीं हो रहा। अगर होता तब तो ये बनता, पर नीट है ना, आपके एनटीए ने जो आंसर माना ना, अरे वो उसी को माना, सेकंड वाले आंसर को माना है। किसको माना है, सेकंड वाले आंसर को माना है। ये लो, ये भी अच्छा सवाल था आपके। आगे देखिए, आगे देखो, निम्नलिखित विलयनों में से किसका अरे उच्चतम क्वथनांक है, निम्नलिखित जलीय विलयनों में से किसका उच्चतम क्वथनांक है, किसका उच्चतम क्वथनांक है, अरे ये सवाल है हमारे पास। और देखो हमारे पास क्या है, अरे डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, देखना भाई, अरे डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है हमारे पास, IKBM, ठीक है ना। और डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, और वैसे हमको पता है देखो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, अरे टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी क्या है, विलियन का क्वथनांक, टीवी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो हमसे तो विलियन का पूछा ना, तो टीवी पूछेगा तो इसको इधर भेज दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे टीवी बराबर क्या हुआ आपके, मींस विलियन का क्वथनांक बराबर क्या हो जाएगा आपके, देखना
अरे विलयन का क्वथनांक बराबर क्या होगा, ये टीबी नॉट इधर आ गया ना आपके, तो क्या होगा, अरे डेल्टा टीबी प्लस टीबी अरे नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए डेल्टा टीबी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब अरे ये तो क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, जलीय विलयन कह रहा है, सबके लिए तो फिक्स है, केवल फर्क किससे पड़ रहा है, विलयन के क्वथनांक पे, अरे डेल्टा टीबी से। इसका मतलब जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा, डेल्टा टीबी का मतलब अरे क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा, उसी का टीबी ज्यादा, यानी उस विलयन का क्वथनांक भी ज्यादा। और डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, आई के बी एम से। इसका मतलब देखो ऐसे, अरे ये अपन को मोलर कंसंट्रेशन तो सबकी याद रखी है, मोलैलिटी नहीं दी इसने, मोलैलिटी सॉरी मोलैलिटी देनी चाहिए ना, मोललता ललता, पर इसने क्या दे दी, लरता, मोलरता, मोलैरिटी। कोई दिक्कत नहीं है, तो कंसंट्रेशन टर्म से सबके लिए सेम ही है कि सर इसके लिए डिफरेंट है, अरे इसके लिए तो 2 अंकों तक तो सेम ही है ना, और अपन वैसे भाग लगाते हैं ना, अरे दशमलव के बाद 2 अंकों तक लगा लेते हैं, बहुत है। तो ये भी कैसी है, इनके जैसी है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो आप। तो सबकी कंसंट्रेशन कैसी है, सेम, यानी ये सबका सेम, और ये भी सबका क्या है, अरे केबी, केबी तो क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो फिर बचा क्या, डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड कर रहा है, अरे आई पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इसका आई ज्यादा, उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, और जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका टीबी भी ज्यादा। तो हम क्या यहां से आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूरिया, अरे यूरिया तो टूटेगा नहीं, ये तो एक का एक ही रहेगा, KNO3 टूट जाएगा, K प्लस NO3 माइनस, अरे 2 आयन में टूट गया, ये 2Na प्लस और SO4 माइनस 2, तो 2 और 1 3, अरे 3 में टूट गया, और ये ग्लूकोज है, ये भी नहीं टूटेगा। और आई कैसे निकालते हैं, अरे प्रेक्षित कणों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक कणों की संख्या, तो सैद्धांतिक तो 1 है, और ये जलीय विलयन में डालने के बाद टूट रहे हैं ना, तो जितने आयनों में टूटेंगे वही क्या होगा, अगर अपन कंप्लीट डिसोसिएशन माने तो जितने आयनों में टूट रहा है वही क्या है उसका, अरे वही वांटा फैक्टर है उसका, ठीक है ना। तो वांटा फैक्टर सबसे ज्यादा किसका, अरे इसका है सबसे ज्यादा, किसका, इसका। और वांटा फैक्टर जिसका ज्यादा, इसका मतलब उसी का ही क्या है, अरे क्वथनांक ज्यादा, उसी सॉल्यूशन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना था, ये कंसेप्ट आपको यूज करना था। देखिए आगे देखिए, 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी सीधा ही है आपके, आपको मैच करना है। देखो हावर प्रोसेस लेते हैं ना अपन, हावर प्रोसेस, हावर प्रक्रम, अरे उसमें आयरन उत्प्रेरक लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, आयरन उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। चलिए इसको छोड़ो, अभी ये पता नहीं है। अरे विल्किंसन कैटलिस्ट देखो यही होता है आपकी, इसको चाहे तो आप ना, अरे बुक्स में ऐसे लिख रखा है, ऐसे लिख लो आप, RHCl और ये PPS3 का अरे होल थ्राइस, ये क्या है आपके विल्किंसन कैटलिस्ट। और विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किसमें करते हैं, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में। किसमें, अरे इसका यूज किसमें करते हैं, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में। चलो यूज है नहीं लिखा, मैंने बोल दिया ऐसे। और देखो ये क्या है, अरे एनसीईआरटी में तो ये ऐसे लिख रखा है ना, तसीगलर, आदा तसीगलर, तसीगलर। और इसकी अगर आप वो देखें क्या, अरे इंग्लिश देखें तो देखो इसकी इंग्लिश ये है, अरे इसकी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश देखो ZIEGLER, जिगलर। इंग्लिश क्या है इसकी, जिगलर। तो आपके कॉलेज वगैरह में BSc वगैरह में पढ़ते हैं आप, तब तो इसको जिगलर ऐसे लिखते हैं, और एनसीईआरटी इसको तसीगलर देखती है, जिगलर, जिगलर नाटा। अरे इसका पूरा नाम तो क्या है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक है भैया ना, क्या है ये, अरे जिगलर नाटा उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक है ये, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। और जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता क्या भी, अरे जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता क्या है आपके, ये होता है क्या, ये देखो ट्राई एल्किल, अरे 3 मैथिल है, अब ये एल्किल एथिल भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और क्या है, एक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण क्या कहलाता है आपके, अरे जिगलर नाटा उत्प्रेरक। पर आपके एनसीईआरटी में तसीगलर लिख रखा है, इसको हिंदी में तसीगलर, इंग्लिश तो जिगलर ही है, तो तसीगलर याद रख लो आप, उत्प्रेरक, ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक याद रख लो। तो ये कौन सा है, ये यानी इसका मतलब ये तो मैच कर रहा है इससे, अरे ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे कर रहा है, वो उससे, तो फिर ये इससे करेगा। इसका मतलब ए में 1 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख लो आप, ए में फर्स्ट सेकंड फोर्थ आगे गलत, सेकंड थर्ड गलत, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही हमारा क्या है आंसर, अरे सही, ये भी क्या है गलत, ये भी क्या है गलत। क्यों, इसमें भी क्या है, अरे बी में 4 दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाकर प्रोसेस है ना आपकी, बाकर प्रोसेस, बाकर उपचयन या बाकर ऑक्सीकरण है ना, उपचयन का मतलब, अरे उपचयन लिख रखा है ना, इस उपचयन का मतलब क्या है, अरे इस उपचयन का मतलब क्या है, इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं आप।
आपकी भाषा में ऑक्सीकरण अपचयन, और 10वीं क्लास में ऐसे लिख रखा है इसको उपचयन, उपचयन। तो याद रखें ये बाकर ऑक्सीकरण हो रहा है, बाकर प्रोसेस, इसमें PDCl2 उत्प्रेरक काम में लेते हैं, पैलेडियम का क्लोराइड हो गया ये। आगे देखिए, देखिए ये सवाल भी आपके सॉल्यूशन से, दो सॉल्यूशन से एक सवाल पीछे आ चुका है, एक ये आ गया। तो द्रव एक्स के 5 मोल, अरे द्रव एक्स से मान लो एक एक्स है, इसके कितने मोल हैं, अरे 5 मोल, ये लो। और क्या कह रहा है, अरे आगे क्या कह रहा है, द्रव एक्स के 5 मोल और द्रव बाई के 10 मोल, यानी ये बाई है और इसके कितने मोल ले रखे हैं इसने, अरे 10 मोल। 70 टॉर वाष्प दाब वाला विलयन बनाते हैं। अरे एक तो द्रव एक्स है और एक बाई है, अब द्रव एक्स का 5 मोल और उसका 10 मोल मिलाते हैं, तो ये इस विलयन का जो वाष्प दाब है ना, प्रेक्षित वाष्प दाब, वो कितना आ रहा है आपके, अरे प्रेक्षित वाष्प दाब कितना आ रहा है आपके, 70 टॉर। टॉर अरे दाब का मात्रक भी है ना, टॉर क्या है, दाब का मात्रक, आपके एटीएम, बार, एमएमएचजी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल बोलते हैं, या फिर टॉर, ये सारे क्या है, दाब के मात्रक। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि ये जो PS यानी विलियन का जो वाष्प दाब है ना, कैसा, अरे प्रेक्षित वाला, ऑब्जर्व वाला, ये कितना मिला, अरे 70 टॉर, कितना, 70 टॉर। अब कह रहा है ये शुद्ध एक्स और शुद्ध वाई के वाष्प दाब क्या दे रखे हैं इसने, क्रमशः, क्रमशः का मतलब अरे जो पहले लिखा हुआ उसका पहले, जो बाद में लिखा हुआ उसका बाद में, कितने हैं, 63 टॉर और 78 टॉर हैं। ऊपर वर्णित विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी ये जो ऊपर वाला विलयन है ना, इसके लिए इनमें से कौन सा सत्य है, ये कह रहा है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ जी, देखिए तो ये कह रहा है कि ऊपर वर्णित विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो विलयन धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, ऋणात्मक विचलन आदर्श है, या विलयन का आयतन अलग अलग आयतनों के योग से अधिक है, विलयन का आयतन अलग अलग आयतनों के योग से अधिक है। देखते हैं, देखो यदि हमको ऐसा पता है भाई आदर्श विलयन होता है, एक अनादर्श, अनादर्श दो प्रकार का होता है, एक राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, एक राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। यदि क्या हो ऐसे विलयन जिनका प्रेक्षित वाष्प दाब क्या है, राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब, राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब का मतलब जो कैलकुलेटेड है उससे ज्यादा है तो धनात्मक, कम है तो ऋणात्मक। तो हम देख लेते हैं ये तो कैसा प्रेक्षित है, ऑब्जर्व है, तो अब हम कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं। देखो अरे विलयन का वाष्प दाब कैसे निकालोगे आप, राउल्ट के नियम से ऐसे निकालोगे ना, पी नॉट एक्स दे रखा है इसने, एक्स, पी नॉट ए एक्स से नहीं निकालते क्या, तो इसने एक्स और वाई लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, पी नॉट एक्स एक्स से प्लस क्या होगा, अरे पी नॉट ये वाई, और क्या हो जाएगा, इसको मैं कह दूंगा ना वाई ए, पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी, एक्स ए, इसको चलो मैं वाई भी कह दूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है ना, या ऐसे कहूं ना मैं, देखो एक्स ए, या ऐसे कह देते हैं ना, एक्स ले रखा अपन ने काम में, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे कहूं ना और ज्यादा बढ़िया रहेगा, कैसे, अरे एक्स का शुद्धावस्था का वाष्प दाब इंटू एक्स का मूलंश, बाई का शुद्धावस्था का वाष्प दाब इंटू बाई का अरे मूलंश, और बाई का मूलंश क्या कह दूं मैं, स्मॉल बाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो पी नॉट तो दे रखा है हमको, अरे पी नॉट तो यह ना एक्स के लिए कितना है, पी नॉट 63, ये लो 63 इंटू, ये कैसे निकालोगे एक्स का मोल, अरे मोलंस कैसे निकालते हैं, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, तो खुद के एक्स के मोल कितने 5 और टोटल मोल कितने हैं, अरे 5 और 10 15, प्लस क्या होगा पी नॉट वाई, वाई का शुद्ध अवस्था में वास्तव कितना है, अरे 78 इंटू क्या होगा, इंटू वाई का मोल अंश कैसे निकालेंगे, वाई के मोल अपॉन टोटल मोल, तो वाई के मोल कितने 10 अपॉन टोटल कितने 15, अब इसको काट दो, ये देखो यहां से, अरे 5 से काटोगे 3 बार और 3 से इसको काटोगे 21, और अगर यहां काटोगे आप तो 5 से 3 बार और 5 से इसको काटोगे 2 बार और इससे इसको काटोगे 26 बार, ठीक है, 26 या 78, और ये 26 दूना 52 और ये कितना है 21, तो ये कितना आ गया, अरे 73 और आ गया। इसका मतलब प्रेक्षित तो वो है, सैद्धांतिक ये है, प्रेक्षित कम सैद्धांतिक अरे ज्यादा।
तो प्रेक्षित वाष्प दाब सैद्धांतिक से कैसा हो, अरे कम हो, तो वो राउल्ट नियम से कौन सा विचलन दर्शाएगा, अरे ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। ऐसे करना है। और अगर ये कम होता वो ज्यादा तो कौन सा, धनात्मक दिखाता, कौन सा, धनात्मक। ये तो कहते हैं हम कि ऐसे विलयन का वाष्प दाब राउल्ट नियम से प्राप्त, अरे वाष्प दाब से कैसा हो, ज्यादा तो धनात्मक, कम है तो ऋणात्मक। तो वो कम मिल रहा है, ये ज्यादा है, इसका मतलब कैसा विचलन दर्शा रहा है ये, अरे आपके ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए शर्करा एक्स, इसने दो तीन बातें कही है, शहद में पाई जाती है। एक तो कीटो शर्करा है, इसका मतलब कीटोन क्रियात्मक समूह है। इसमें कीटोन क्या है, क्रियात्मक समूह। आगे क्या है, अल्फा और बीटा एनोमेरिक रूपों में पाई जाती है। अल्फा एनोमर, बीटा एनोमर, एनोमेरिक कार्बन पर विन्यास में भिन्नता होती है। तो ग्लूकोज के दो रूप बनते हैं, अल्फा बीटा, फ्रक्टोज के भी दो बनते हैं, अल्फा और बीटा। और एक क्या कहा है, अरे वाम ध्रुवण घूर्णक है वो, यानी पीपीएल के तल को अगर घुमाता है, अरे लेफ्ट हैंड साइड में, या तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सारे गुण किसके हैं, तो देखो, अरे ग्लूकोज नेचुरली कैसा होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता भी है ना। अरे ये कैसा होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी ये प्लस वाला है, ठीक है ना। और ग्लूकोज में वैसे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, जबकि इसने तो क्या कहा है, अरे कीटो शर्करा यानी कीटोन क्रियात्मक समूह है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, अरे ये तो नहीं होगा। सुक्रोज, देखो सुक्रोज, अरे सुक्रोज जो होता है ना, वो खुद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। अरे सुक्रोज कैसा होता है, खुद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। और सुक्रोज है उसमें एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज होता है। और ये खुद कैसा है, नेचुरली कैसा है ये, अरे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। पर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो उससे प्राप्त जो मिश्रण है वो कैसा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। उसका कारण क्या है, उसमें एक तो ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है, और दोनों का जो है ना मिश्रण है उसको प्रतीप शर्करा बोलते हैं, इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। और इसको बोलते हैं एक्सु शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अब इसमें क्या है, जो ग्लूकोज है वो तो क्लॉकवाइज घुमाता है, तो वो उसका रोटेशन कम है, और फ्रक्टोज का रोटेशन ज्यादा है, तो ओवरऑल मिश्रण कैसा हो जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो सुक्रोज खुद कैसा है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, पर जल अपघटन के बाद जो मिश्रण मिलता है वो कैसा है, वाम ध्रुवण घूर्णक। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अरे सुक्रोज का या एक्सु शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर की खुद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, मिश्रण कैसा मिला, वाम ध्रुवण घूर्णक, तो उल्टा हो गया ना। इसलिए तो नेचुरली तो ये कैसा है, अरे ये आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जबकि इसने क्या कहा, वो वाम ध्रुवण घूर्णक है। माल्टोज देखो, अरे ये भी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। फ्रक्टोज, अरे फ्रक्टोज के अंदर आपके क्या है, कीटोन तो क्रियात्मक समूह है, और फ्रक्टोज नेचुरली कैसा होता है आपकी, अरे लेबोरोटेटरी होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। कैसा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, अरे हमारा राइट आंसर, इसने जो हमको ये बातें कही है इसके आधार पर राइट आंसर कौन सा है हमारा, फ्रक्टोज। कौन सा है, फ्रक्टोज। ठीक है, अगला देखिए 82, 82 के बाद देखिए, हाँ जी, इसको देखिए अब, इसने क्या कहा हमसे, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए उचित अभिकर्मक, यानी कौन सा अभिकर्मक सही है इनमें से। देखो ये क्या है, अरे ये एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है। वैसे साइक्लिक तो क्या मतलब बेंजीन पे एस्टर जुड़ा हुआ है, यानी एक तरीके से ये एरोमेटिक हो गया ये, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होती है ना, उस पर एस्टर जुड़ा है, साइक्लिक नहीं हुई है ना। अरे है तो एसाइक्लिक एस्टर, तो एक साइक्लिक है ये, COO एस्टर ये है, इधर इधर कोई सा ग्रुप हो सकता है। साइक्लिक तो जब होता वो रिंग के अंदर होता है ऐसा, अरे साइक्लिक तो तब होता है ऐसा रिंग के अंदर होता है, ऐसा मान लो इस तरीके का कोई एस्टर होता तब तो ये साइक्लिक एस्टर है। ये साइक्लिक नहीं है ना, ये तो एसाइक्लिक ही है, ये तो कैसा है आपका एसाइक्लिक। अब देखिए सुनिए, एस्टर से क्या बना रहा है ये, अरे एल्डिहाइड बना रहा है हमको। इसका मतलब अरे एस्टर को एल्डिहाइड में क्या कर रहा है ये, एस्टर को एल्डिहाइड में क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है। एस्टर से एल्डिहाइड बना रहा है, अपचयन करवा रहा है। और देखो यहां, अरे ये काम आप किससे करवाओगे, LiAlH4 से करवाओगे ना, तो ये एस्टर को एल्डिहाइड में अपचयित नहीं करेगा, इसका भी फर्दर क्या कर देगा, रिडक्शन। तो एस्टर से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल बना देगा। क्यों, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपके। अरे ये कैसा है आपके, अरे ये आपके बच्चों कैसा है, अरे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी प्रबल अपचायक है। और इसको वैसे हमारे, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अरे एल्कोहल, यानी इसको दारू का ठेकेदार बोलते हैं।
अरे इसको क्या बोलते हैं, दारू का ठेकेदार। तो ये तो दारू बना देगा इसकी, क्यों, एस्टर का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आगे फिर रिडक्शन कर देगा, इसकी क्या बना देगा, दारू, एल्कोहल बना देगा, जबकि हमको एल्डिहाइड चरण पे ही रोकना है। इसका मतलब हमको माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, माइल्ड यानी मीडियम वाला हो ऐसा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमको। NaBH4, अरे ध्यान रखें NaBH4, अरे ये एस्टर का अपचयन नहीं करता है। एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसा एग्जांपल, दो जगह एग्जांपल दे रखा है, अभ्यास में भी दे रखा है पीछे, और एक आगे पाठनीति वगैरह में ऐसे दे रखा है, पाठनीति या उदाहरण पाठनीति में ऐसा है ना। तो ये एस्टर का अपचयन नहीं करता, ध्यान रखें, ये एस्टर का अपचयन अरे नहीं करता है। NaBH4 लगता है ऐसा है कि NaBH4 अरे LiAlH4 से तो कम ताकतवर है, पर ये एस्टर का अपचयन नहीं करता है, ये इसी का भाईबंद है। अब बचा कौन, पैलेडियम BaSO4। अरे पैलेडियम BaSO4 ये तो किसमें काम लेते हैं अपन, रोजेनमुंड में काम लेते हैं। कौन से में, अरे रोजेनमुंड में, ठीक है ना। ये तो रोजेनमुंड अपचय है, ये तो जो एसिल हैलाइड होता है आपका, एसिल हैलाइड, उसको किसमें चेंज करता है ये आपके, अरे एल्डिहाइड में चेंज करता है, एस्टर को नहीं करता है। तो फिर बचा कौन, अरे बच्चा हमारा ये कौन, इसी को बोलते हैं हम डिवाल एच या डाइबल एच, कुछ भी कह दो आप, डाइबल या अरे डिवाल, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एक स्टीफन रिडक्शन दे रखा है, स्टीफन रिडक्शन में क्या करते हैं हम, SnCl2 HCl लेते हैं, उससे आंशिक अपचयन करवाते हैं, उसके बाद फर्दर क्या करते हैं अपन, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन, तो उससे हमको क्या मिलता है, अरे एल्डिहाइड मिलता है। सभी क्रिया का नाम स्टीफन है, पर हम SnCl2 HCl की जगह अरे डाइबल एच को भी काम में ले सकते हैं वैकल्पिक तौर पर, ऐसे लिख रखा है। और फिर उसी के नीचे एक रिएक्शन और लिख रखी है, ये डाइबल एच किसका, एस्टर का भी अपचयन कर सकता है और उससे एल्डिहाइड अरे बना सकता है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपके, ये एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे, इसलिए एनसीईआरटी आपके अरे काम की है भैया ना। तो राइट आंसर कौन सा हमारा, अरे राइट आंसर ये है। ये दो तीन बातें मैंने आपको बता दी, इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है आपकी, और ये एस्टर का अपचयन नहीं करता है, इसको याद रखें। अरे ये बात इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको याद रखें। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए, मुझे देखो कथन कारण वाले सवाल खूब है भैया ना। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर, यानी एक तो स्टेटमेंट है आपकी और दूसरा उसका रीजन है। ये कह रहा है, देखो कथन तो क्या है इसका, अरे ये आपके ये आयोडो क्या दे रखा है, एल्केन, और वो क्या है, क्लोरो एल्केन है, यानी हेलो एल्केन दे रखे हैं आपको, या यूं कह दो एल्किल आयोडाइड और एल्किल क्लोराइड। अब ये कह रहा है इन दोनों में से, यानी इसकी तुलना में ये अधिक तीव्रता से SN2 अभिक्रिया करता है। अरे बिल्कुल, आयोडोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन से ज्यादा क्या है, अरे रिएक्टिव है। अगर हेलो एल्केन में या कह दो एल्किल हैलाइड में अगर ना SN2 या SN1 किसी की प्रति भी रिएक्टिविटी देख लो, आयोडो वाला है वो सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो और फ्लोरो सबसे कम। तो इसका मतलब ये बात तो सही है। फिर ये कह रहा है कि अपने बड़े आकार के कारण आयोडीन एक बेहतर अवशिष्ट समूह है। अरे अवशिष्ट समूह का मतलब लिविंग ग्रुप, इंग्लिश याद रखें आप। तो आयोडीन कैसा एक बेटर लिविंग ग्रुप है, यानी आसानी से निकलने वाला क्या है, ग्रुप। तो जो ग्रुप आसानी से निकलेगा, इसका मतलब वो SN2 अभिक्रिया फास्ट देगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका रीजन भी क्या है, अरे सही, ये भी सही, ये भी सही। तो फिर क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल। आर ए की सही व्याख्या है, पहला ही ऑप्शन है, देखो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ए आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये गलत, और ये तो गलत है ही वैसे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट वाले सवाल देखो, बहुत ज्यादा घुमा नहीं रखा आपके। अगला देखिए 84 के बाद देखो 85, सुनिए इसको देखिए आप। इसने क्या कहा, देखो Ba+2 की, यानी बेरियम +2 की मानक संभवन उष्मा कह दो आप, ऊर्जा कह दो, एक ही बात है ना। मानक संभवन उष्मा या मानक विरचन उष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी कह दो इसको। अरे इंग्लिश में कहो देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही, अरे इंग्लिश इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है। देखो ये रहा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप इसको संभवन कहें, आपको विरचन कहें, इसको आप एक ही बात है। इसको संभवन कह दो, आप विरचन कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। या निर्माण कह दो, निर्माण की उष्मा, निर्माण की एंथैल्पी, कुछ भी कह दो आप। ये लो, तो क्या है ये क्वेश्चन देखो आप,
इसने क्या कहा हमसे, अरे इसने हमसे क्या कहा है बच्चों, इसने हमसे कहा है, देखो क्या, कि Ba+2 की ये किलो कैलोरी पर मोल में मानक संभवन ऊर्जा है, दिया गया है। देखो आपको एक तो सल्फेट आयन की दे रखी है, कि सल्फेट आयन कैसा एक्वस मीडियम में है, इसकी मानक संभवन ऊष्मा दे रखी है आपको कितनी, माइनस का 216। इसका मतलब मैं ऐसे कह दूं, डेल्टा एच फॉर्मेशन, और किसकी, अरे Ba+2 की हमको निकालनी है, Ba+2 की हमको निकालनी है, ठीक है ना। और आगे क्या कहा इसने, सल्फेट की दे रखी है, देखो आपको, अरे डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, अरे सल्फेट की दे रखी है आपको, सल्फेट आयन की दे रखी है आपको, देखो, ठीक है ना। जो मानक संभवन ऊर्जा कितना है, अरे माइनस का 216, और आगे किलो कैलोरी पर मोल तो चल ही रहा है सब में, देखो किलो कैलोरी पर मोल सब में चल रहा है, किलो कैलोरी पर मोल सब में चल रहा है। और देखो इसने क्या कहा, BaSO4 ठोस की मानक क्रिस्टलीकरण ऊष्मा, इसका मतलब अरे इसने डेल्टा एच क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये लोग क्रिस्टलाइजेशन, या ऐसे इधर लिख दूं, चलो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दूं, डेल्टा एच का अरे क्रिस्टलाइजेशन है ना, और किसकी कह रहा है, BaSO4 की, BaSO4 इसकी कितनी दे रखी है आपको, अरे माइनस का 4.5, और क्या कहा इसने, BaSO4 ठोस की संभवन ऊष्मा भी दे दी, देखो अरे BaSO4 ठोस है ना, उसकी क्रिस्टलीकरण ऊष्मा भी दे दी इसने, और एक कौन सी दे दी इसने, इसकी मानक संभवन ऊष्मा भी दे दी, यानी डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, अरे BaSO4 की, ये कितनी है हमारे पास, अरे माइनस का 349, माइनस का 349, यानी ये अपन को दे रखे। देखो अरे क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है, कि एक्वस स्टेट से उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन करना, क्रिस्टल बनाना, एक्वस मीडियम से, या एक्वस जो ये आयन दे रखे ना, अरे जलीय आयन दे रखे ना, जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन में जो आयन है, इनसे क्या क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया जाए, उस दौरान जो ऊर्जा निकलेगी या जो भी देनी पड़ेगी आपके ना, वो क्या है, क्रिस्टलीकरण ऊष्मा। तो ये कितनी है देखो आपके, अरे माइनस का 4.5। अब देखो, अरे BaSO4 का जब फॉर्मेशन होगा ना, तो BaSO4 का फॉर्मेशन, अरे फॉर्मेशन जब भी होता है तो कुछ ऊष्मा निकलेगी, उस ऊष्मा का नाम क्या है आपकी, अरे उस ऊष्मा का नाम क्या है, मानक संभवन ऊष्मा। जब भी फॉर्मेशन होता है निकलती, तो ये देखो बराबर होगी किसके, अरे ये बराबर होगी किसके, आपके डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है ना आपके BaSO4। तो एक बार मैं थोड़ा सा स्कोर का इधर करता हूं, देखो ये लीजिए, हाँ जी, देखो, तो आपके डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है ना आपकी, अरे BaSO4, ये बराबर होगी किसके आपके, अरे डेल्टा एच फॉर्मेशन किसके, Ba+2 के, प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन, अरे सल्फेट -2 के, ठीक है ना। एक सेकंड देखो, एक सेकंड, मैं ऐसे कहूं इसको, देखो सुनो, इसको छोड़ दो, अरे पहले तो मैं है ना, ये क्या कह रहा है अपन से, भाई BaSO4 कैसे बनेगा आपकी, अरे BaSO4 तो ऐसे बनेगा ना आपके, Ba+2 एक्वस प्लस, अरे SO4 -2 एक्वस, और इससे क्या बनेगा आपके, अरे इससे क्या बनेगा आपके BaSO4, और ये क्रिस्टलीकरण करवा रहा है, तो ये सॉलिड, ठीक है ना। यानी एक्वस जो आयन है आपके, इनसे क्रिस्टल फॉर्मेशन करवाना क्या है, क्रिस्टलीकरण। तो इस दौरान जो भी है ना, आपके क्रिस्टलीकरण के दौरान जो भी है ना, क्या निकले आपके, उष्मा निकली, तो देखो सबकी हमको क्या दे रखी है, देखो मानक संभवन उष्मा, मानक संभवन उष्मा, मानक संभवन उष्मा। तो इसका मतलब क्रिस्टलीकरण के दौरान जो भी उष्मा निकलेगी या देनी पड़ेगी, यानी जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा वो बराबर होगा किसकी, अरे ये सारी जो एंथैल्पी है ना, Ba+2 की आपके, इधर आपके सल्फेट की, और एक आपके क्या, ये जो BaSO4 है ना, इसकी जो संभावना उष्मा है, उन सभी के मतलब योग के बराबर हो जाएगी आपके ना, उन सभी के योग के क्या होगी, बराबर। एक सेकंड,
हाँ, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ना, वो पहले किया था मैंने, उससे भी कर सकते हैं आप चाहें तो, या ऐसे कर लो आप। सुनो, कि जो भी एंथैल्पी चेंज होगा ना डेल्टा एच, डेल्टा एच कौन सा, अरे क्रिस्टलाइजेशन है ना, चलो इसको ऐसे करो, देखो डेल्टा एच आपके क्या, अरे क्रिस्टलाइजेशन है ना आपकी, किसकी, BaSO4 की, बराबर क्या होगा, मैंने क्या कहा, जब भी आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दी और जो भी पूछा आपसे एंथैल्पी चेंज, तो आप क्या करो, अरे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना आपके निर्माण की जो उष्मा है या विरचन की जो उष्मा है, उसमें रिएक्टेंट वाली में से प्रोडक्ट वाली को घटा दो, आप रिएक्टेंट वाली में से प्रोडक्ट वाली को क्या कर दो, आप घटा दो ना, रिएक्टेंट में से किसको घटा दो, अरे प्रोडक्ट को घटा दो आप, तो रिएक्टेंट तो आपके पास कौन सा है, अरे रिएक्टेंट तो आपके पास ये है, और प्रोडक्ट आपके पास कौन सा है, भाई ये तो रिएक्टेंट है दोनों, तो ये दोनों रिएक्टेंट, और वो क्या है आपके प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा आपके डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, अरे BaSO4 का, ठीक है ना, ये अरे संभवन, ये भी संभवन, वो भी संभवन, और ये क्या है, क्रिस्टलीकरण के दौरान जो भी आपके ना, अरे हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, बराबर होगी किसके, इनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है आपके रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की, तो ये कितना है देखो, अरे क्रिस्टलाइजेशन वाली कितनी है, -4.5, तो ये आप वैल्यू रख दो -4.5, बराबर क्या है, अरे डेल्टा जो आपके ये है, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, अरे Ba+2 की, ये तो हमको निकालनी है ना, अरे ये तो हमको निकालनी है, आगे प्लस, ये लो प्लस, और देखो सल्फेट आयन की डेल्टा एच फॉर्मेशन कितनी है, अरे माइनस की 216, यही ना माइनस का 216, बिल्कुल, और आगे देखो ये क्या है माइनस का, BaSO4 का क्या है, अरे संभवन एंथैल्पी कितनी है, माइनस का 300, अरे 49, यही है ना, देखो क्या करूं मैं यहां से, देखो ये प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा आपके, और वो भी क्या हो जाएगा आपके, इसको एक बार लिख लेता हूं मैं, देखो 4.5 बराबर क्या है, अरे डेल्टा ये एच फॉर्मेशन Ba+2, और ये प्लस गुना माइनस, ये 216, और वो माइनस माइनस क्या हो गया, +300, अरे 49 हो गया। अब सुनो, मैं क्या करूं यहां से, अरे इसको मैं इधर ले आऊं, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, अरे या इधर से इसको घटा दो पहले आप, इधर से इसको घटा लो ना, 216 चला जाएगा आपके, 200 तो 149, और 16 जाएगा तो 133, लेकिन वो किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, 133 और 4 कितना होगा आपके, 133, ये कुछ गड़बड़ हुई है क्या इसमें, 349 माइनस का 216, 49 में से 216 घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे 349 में से 216 गया, तो ये तीन और ये एक, 133 किसका है, प्लस का, 133 कैसे हो रहा है, माइनस का 4.5, 216, और ये 349, और वो कितना है, -का 4.5, तो -का 4.5 ठीक है, और ये अपन को निकालना ही है, और वो प्लस गुना माइनस, तो ये माइनस हो गया, माइनस, और माइनस क्या हो गया, +349, हाँ, आंसर तो माइनस में आएगा वो, माइनस माइनस +349 और 216, और ये माइनस में ही है ना अपना असली कारण उसमें, वो प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो सही है आपके।
माइनस का 4.5, ये सारी वैल्यू माइनस में है ना अपने। क्रिस्टलीकरण ऊष्मा आपके माइनस का 4.5। चलिए देखिए, एक सेकंड मैं इसको ना कैलकुलेट करता हूं, देखो एक सेकंड। ये 216, ये घटाने पे कैसे गड़बड़ हुई है। हाँ भाई, अरे ये मैंने ये गलत कर दिया अपने, देखो ना, एक सेकंड, इसको ना, इसको, ये देखो अपन ने गलत क्या किया, ये थोड़ा उल्टा कर दिया ना। ये आपके इधर आएगा, देखो ना, अरे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा ये ना, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अरे ये आपकी प्रोडक्ट माइनस क्या होगा, रिएक्टेंट। यानी आपकी प्रोडक्ट क्या है आपकी, अरे डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, BaSO4, माइनस क्या है आपके, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, अरे Ba+2 का, और ये क्या है आपके, प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका है आपके, अरे सल्फेट आयन का। कौन से आयन का, सल्फेट आयन का। यानी आपकी, अरे प्रोडक्ट माइनस क्या करना है आपको, रिएक्टेंट करना भी है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये लो, अब देखो यहां से क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो, कि जब भी आपको ना भाई क्रिस्टलीकरण पूछ रहा है, जब भी कोई एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, आपको फॉर्मेशन वाली गिवन है, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या है, BaSO4, तो मैंने BaSO4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन ले ली, माइनस बेरियम आयन की मुझे पूछी है, ये रिएक्टेंट है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट। अब आप वैल्यू रख दो यहां से, देखो क्रिस्टलाइजेशन वाली तो कितनी, माइनस का 4.5 बराबर, ये कितना होगा देखो, डेल्टा एच, ये वाली माइनस का 300, अरे 49, आगे माइनस, ये हमसे पूछ ही रहा है क्या, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, Ba+, अरे 2 की, और ये क्या है प्लस, और सल्फेट की कितनी दे रखी है, सल्फेट की, सल्फेट वाली ये देखो माइनस का 200, अरे 16। अब क्या करो, अब मुझे इसकी निकालनी है ना, इसकी, तो इसको मैं इधर लिया हूं, तो यहां से क्या होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसकी, अरे Ba+2 की, बराबर कितना होगा, देखो माइनस का 349, माइनस का 349, इसमें से ये घटानी है ना अपन को, अरे ये घटानी है भैया ना, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, एक सेकंड, ये ऐसे, ये अभी भी है ना, देखो गड़बड़ हो रही है, देखो एक सेकंड, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना, तो इसको तो मैं इधर लिया है, अरे ये तो माइनस का हो गया ना, इसको तो मैं इधर लिया है आपकी, ठीक है ना, और ये देखो प्लस गुना माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस 216, और देखो इसको भी मैं इधर भेज दूं, तो ये भी प्लस की हो जाएगी ना आपकी, 4.5, अरे प्लस का 4.5, इस पूरे को अपन सॉल्व करेंगे, तो ये 400, ये 220.5 हो गया, ये कितना है आपके 349, तो ये कितना हो जाएगा आपके 128.5, लेकिन किस में आएगा ये, अरे ये माइनस में आएगा भैया ना, किस में आएगा, अरे माइनस में आएगा, ये किस में आएगा, माइनस, और ये आंसर कहां है हमारा, अरे ये आंसर हमारा यहां है, माइनस का 128.5। देखो एक बार दोबारा से देख लो ना, तो गलती हो जाती है ना, गलती है ना, गलती तो हो ही जाती है अपन से ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना, अपन भगवान तो है नहीं। सुनो, दोबारा देख लो आप इसको,
मैंने क्या कहा है आपको, इसने क्या क्या दिया है, अरे बेरियम +2 की पूछ लिया। आगे इसने सबकी हमको क्या दे रखी है, अरे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, निर्माण की एंथैल्पी, विरसन की एंथैल्पी या कह दो संभवन ऊष्मा दे रखी है, सबकी मैंने लिख दी। अब हमको बेरियम सल्फेट बनाना है, यानी किससे, अरे जो एक्वस आयन है ना, एक्वस से क्या बनाना है अपन को, क्रिस्टल बनाना है। तो उस दौरान जो भी आपकी एनर्जी निकलेगी वो क्या है, क्रिस्टलीकरण ऊर्जा है या ऊष्मा कह दो। अब इस दौरान जो भी ऊर्जा निकली है या मान लो देनी पड़ रही है आपकी, तो वो बराबर होगी किसके, अरे इन सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के, इसकी और इसकी। तो मैंने यही काम किया है कि क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो आपकी एनर्जी जितनी भी है ना, जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा वो बराबर होगा किसके, अरे प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो प्रोडक्ट ये रहा BaSO4, रिएक्टेंट कौन है आपकी Ba+2 और सल्फेट। अब आगे मैंने वैल्यू रख दी, तो ये क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी कितनी दे रखी है आपको, -4.5। इसको यहां से हटाऊं मैं, देखो ये डबल लिख दिया, यहां से इसको हटा दिया मैं, देखो तो ये -4.5 बराबर, देखो अरे BaSO4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, BaSO4 का ये रहा -349, मैंने -349 लिख दिया। आगे माइनस करेंगे किसको, रिएक्टेंट को। तो रिएक्टेंट कौन है, एक तो बेरियम और एक कौन है, सल्फेट है। तो वेरियम की तो कितनी है, देखो वेरियम की तो निकालनी है अपन को। तो ये तो माइनस हो गया, माइनस वाले को मैं इधर लिया, ये माइनस में चल ही रहा है, और वो देखो अरे माइनस में थी, ये माइनस का 216, तो माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस, और ये आगे माइनस से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इस 4.5 को मैं उधर ले गया, तो ये प्लस का, तो ये दोनों प्लस, ये माइनस, तो कटबिट के कितना है आपके, माइनस का 128 अरे 5 किलो कैलोरी आ गया आपकी, ठीक है ना, पर मोल। आगे देखिए अगला क्या है, देखो ये सवाल भी अच्छा है, स्टीरियो का सवाल है, ये सवाल भी आपके अच्छा है, अरे ये भी अच्छा सवाल है आपके। तो इसने क्या कहा, अणुसूत्र C4H8O वाले चक्रीय ईथरों के, चक्रीय ईथर की बात कर रहा है हमसे, है ना, कि सभी संभव समावेवियों की कुल संख्या, और वो भी देखो संरचनात्मक और त्रिविम दोनों को शामिल करते हुए, संरचनात्मक और त्रिविम दोनों को शामिल करते हुए चक्रीय ईथर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चक्रीय ईथर की। अब देखो चक्रीय ईथर की बात कर रहा है, तो यहां से देखो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। अब वैसे देखो आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्ञात कर लो ना, उससे पता चल जाएगा आपको। डीयू कैसे निकालते हैं, 2 कार्बन प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन, और अपॉन क्या कर दो आप 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 फॉर्मूले में है, प्लस 2 इंटू कार्बन कितने हैं 4, प्लस नाइट्रोजन है नहीं तो 0, हाइड्रोजन देखो कितने हैं -8, माइनस हेलोजन है नहीं, 0 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अरे 0 प्लस जोड़ो भाई, 0 को जोड़ो घटाओ, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अपॉन 2। तो ये कितना हुआ, देखो 4 दूनी 8, 2 10, 10 में से 8 गए तो 2, 2/2 का मतलब 1, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1। इसका मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी आपकी साइकिल, है ना। तो इसने यही काम से चक्रीय ईथर, इसका मतलब सही बात है ना। अब कैसे बनाएंगे, देखो सुनो, इसके सभी समावेशी पूछ रहा है हमसे। देखो एक तो मैं ऐसा बना दूं, चलो दूसरा पेन लेता हूं, एक तो देखो इसका ऐसे बना दो आप, ये 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, एक चक्रीय ईथर तो आपका ऐसा बन जाएगा, एक चक्रीय ईथर आपका देखो ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, ये 4 और ये लगा दो 5, मतलब 5 का मतलब 4 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 और ये 4। अब देखो आप यहां लगाओ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 वाले में देखो एक ऐसा बन सकता है आपके, अरे एक ऐसा बन सकता है, ऐसा कैसा, एक बार यहां भी लगा सकते हैं हम 4 वाले में। 3 वाला देखो आप, 3 वाला ऐसा बना सकते हैं हम, कैसा, ऐसा, कैसे, एक एथिल ग्रुप लगा दो आप, लगा दिया, 1 2 कार्बन 3 4 कार्बन हो गया। आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, देखो ये लो, दोनों इस पे लगा सकते हैं आप चाहें तो, और एक आप ऐसा बना सकते हैं, देखो ऐसा, एक आपने यहां लगा दिया, एक आपने यहां लगा दिया, तो ये 6 तो क्या हो गया आपके, 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो क्या हो गया आपके संरचनात्मक। तो केवल संरचनात्मक पूछता तब तो आपके ये ईथर हो गया आपके चक्रीय वाले। पर इसमें देखो कायरल सेंटर में देख लेते हैं, अगर कहीं कायरल सेंटर है तो फिर वो क्या दिखाएगा आपका, अरे वो प्रकाशिक समावेशता भी दिखाएगा, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, यानी वो अपनी मिरर इमेज बनाएगा। तो यहां से देखो आप,
इसमें तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, ये तो अकेला ही है। यहां देखो इस पे, इधर ऑक्सीजन है, इधर ये कार्बन अलग, ये अलग, और यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ एक कायरल सेंटर हो गया। इसका मतलब ये क्या बनाएगा अपनी, अरे ये मिरर इमेज बनाएगा। इसका मतलब इसको मैं 2 काउंट करूंगा, कितने, 2। यहां देखो आप, इसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्यों, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए ना। यहां देखो आप, इसमें ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, और एक इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर है। तो यहाँ कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब अरे ये भी क्या बनाएगा अपना, मिरर इमेज बनाएगा। यहां देखो, यहां तो 2 ग्रुप सेम है, लेकिन यहां देखो, अरे इधर ये कायरल सेंटर है, ये क्यों, एक इधर ये वाला ग्रुप मैथिल, इधर क्या है भाई, कार्बन, उस पर मैथिल जुड़ा हुआ अलग है, इधर ऑक्सीजन है, एक क्या है हाइड्रोजन। जब इधर कायरल है सेंटर, तो इधर भी तो क्या है, अरे कायरल सेंटर है। इसका मतलब यहाँ 2 कायरल सेंटर है, कितने, 2। और एक क्या है देखो यहां से, अरे इसमें मैं अगर यहां से है ना ये प्लेन पास कर दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ एक सिमेट्री भी है, तो देखो अरे कम से कम 2 कायरल सेंटर हो और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वो अपनी मीजोफॉर्म ही बनाता है। तो एक तो क्या है कायरल सेंटर है, तो इसकी खुद की मिरर इमेज, तो 2 तो क्या हो गए, एक तो खुद और एक इसका, तो ये तो हो गया आपके एक्टिव वाले 2, और एक क्या हो गया आपके मीजो वाला एक। इसके ध्यान रखना कायरल सेंटर है, और एक क्या लग रही है यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या है, इसका मीजो बनाएगा एक तो, और एक इसका क्या बनाएगा ये, अरे खुद का ऑप्टिकल एक्टिव बनाएगा, एक खुद का क्या बनाएगा ये ऑप्टिकल एक्टिव। तो एक इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, तो कितने हुए, 2। अरे एक तो इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज, ये लो, ये लो इसकी मिरर इमेज। तो ये तो मैंने 2 काउंट कर दी, देखो यहां से, ये लो, और एक इसका क्या है मीजो। तो यहां से देखो कुल कितने, एक, इसके कितने काउंट करूं, अरे इसके कितने काउंट करूं, 2, एक इसका, 2 इसके, एक इसका, और ये कितना है, अरे 2 तो ये और एक ये हो गया ना। तो कुल कितने, 2 3 4, और ये 2 6 7, और 2 9, और 1 10। तो कुल कितने हैं इसके संरचनात्मक और त्रिविम को मिला के कितने हैं, 10। संरचनात्मक और त्रिविम को मिला के कितने हैं, 10। 10 कहां है ऑप्शन में, ये 10 हमारा क्या हो गया राइट आंसर, ठीक है ना। तो एक तो ये खुद, एक इसकी मिरर इमेज, ठीक है ना, और एक इसका क्या बन गया, ये मीजो भी है, कैसा है ये, अरे मीजो भी है ये कैसा है आपके मीजो। आगे देखिए, हाँ जी 86। इसके बाद देखिए आप लास्ट, यानी लास्ट पीपीटी में है ना ये हो जाएगा। देखिए 87 देखिए आप, इसने क्या कहा हमसे, दिए गए गुणधर्म के संदर्भ में सही क्रम पहचानिए, यानी ये कह रहा है इनमें से सही कौन सा है, केवल आपको सही पहचानना है। तो देखो यहां से H2O NH3 CH Cl3, देखो H2O ऐसा होता है आपका, अरे H2O ऐसा है आपका, और इस पे कितने लॉन पेयर हैं, 2, अरे इस पे कितने लॉन पेयर हैं, 2। इधर देखो NH3 में नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, और एक क्या है आपके पास, अरे एक आपके पास CH Cl3 है, इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है, अरे CH Cl3, ये CH और ये Cl और ये Cl। यहां देखो अरे इस लॉन पेयर का इधर, इसका भी इधर, यहाँ अरे लॉन पेयर का इधर, और इधर से देखो हाइड्रोजन भी इधर ही दे रहा है, अरे हाइड्रोजन भी इधर ही दे रहा है ऑक्सीजन की तरफ, ये लो। जबकि यहाँ ये तीनों हाइड्रोजन ऐसे दे रहे हैं आपके, अरे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे दिखाते हो ना आप, ये तीनों हाइड्रोजन ऐसे दे रहे हैं आपके, और ये इधर भी ऐसे हो जाएगा आपके, ठीक है ना, जबकि वहां तो कोई लॉन पेयर वगैरह है नहीं। अरे क्लोरीन क्या करेगा, 3 क्लोरीन तो ऐसे हैं आपके ना, ये इधर और ये हाइड्रोजन इधर इधर, इसका मतलब इसका तो कम ही होगा, किससे, इससे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अरे जल का होगा, फिर अमोनिया, और सबसे कम किसका, CH Cl3 का। तो सबसे ज्यादा देखो वाटर का है, क्यों, अरे दोनों लॉन पेयर है ना, तो दोनों एक तरफ ही लग रहे हैं, नाइट्रोजन में 1 लॉन पेयर, वहां कोई लॉन पेयर है नहीं, तो वहां ऊपर की तरफ कुछ लग ही नहीं रहा। यहाँ तो देखो अरे हाइड्रोजन भी उधर ही है और लॉन पेयर भी उधर ही है, हाइड्रोजन उधर ही, लॉन पेयर उधर ही, जबकि इसमें 2 Cl ऐसे हैं,
एक Cl इधर जा रहा है और H इधर दे रहा है, तो इसका मतलब उसका तो क्या है, अरे दो एक तरफ और मान लो एक है ना, अरे Cl ऐसे है नहीं, उस Cl को ऐसे मान लो, चाहे ऊपर मान लो, वो Cl ऐसे चला गया, तो अपोजिट चल रहे हैं, तो अरे दो ऐसे हैं, दो ऐसे, दो ऐसे, तो यहां तो ऐसे ना, दो मान लो ऐसे खींच रहे हैं, तो दो ऐसे ना, तो एक यूं खींच रहा है, एक यूं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है ना, दो इधर जा रहे हैं, एक अपोजिट जा रहा है, एक उधर ही दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां तो घटा रहे हैं उल्टा, तो सबसे ज्यादा किसका, H2O, फिर NH3, फिर CHCl3, द्विध्रुव आघूर्ण वाला, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। यहां देखो XeF4, XeO3, XeF2, देखो अरे XeF4 जो है ना आपका, ये स्क्वायर प्लेनर है आपके ना, कैसा है, स्क्वायर प्लेनर ऐसे, ये F F F F और यहां देखो एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। XeO3 तो ऐसा है ना आपकी, अरे XeO3 तो ऐसा है आपकी, ये लो चतुष्फलक की, जिसमें से है ना एक लोन पेयर आ गया, ये पिरामिडल शेप हो गया, और ये XeF2 तो कैसा है, अरे ये रेखीय है भैया ना, XeF2 कैसा है आपके, ऐसे रेखीय है ऐसा, F F और कितने लोन पेयर हैं यहाँ, अरे तीन, एक ये दो और ऐसे लगा दूं मैं, दिखा दो ऐसे, एक दो और तीन, ये लो, ठीक है ना। अरे उसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में नहीं लगाते हैं अपन, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में तीन लोन पेयर लगा दिए अपन ने, ठीक है ना। तो यहां कितने लोन पेयर हैं आपकी, अरे यहां तीन लोन पेयर हैं आपकी, कितने लोन पेयर हैं, तीन, इसमें एक है, इसमें दो है, तो ये कह रहा है कि इनमें केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्मों की संख्या, XeF4 में दो है, XeO3 में एक है, इसमें तीन है, तो उल्टा ये आगे आना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, रॉन्ग। अगला देखो अब, OH CH NO आबंध लंबाई, अरे देखो ये बंध लंबाई जो है ना, ये NO की सबसे ज्यादा होती है, फिर CH वाली, और उसके बाद क्या होगी आपके, अरे ये कौन सी है, OH वाली, यानी ये वाला ऑर्डर होना चाहिए आपकी ये, जबकि इसने OH को ज्यादा बता रखा है किससे, CH से, और NO को सबसे कम बता रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, रॉन्ग। यहां देखो N2O2H2 आबंध एंथैल्पी, अरे ये सही है, क्यों, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कैसा होता है, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ तीन बॉन्ड है, वहां दो है, वहां एक है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इनकी जो आबंध एंथैल्पी है ये, अरे नाइट्रोजन वाले की ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन वाले की ज्यादा है हाइड्रोजन से, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है, ए भी सही है, डी भी सही है, केवल ए डी, बी डी तो है नहीं, बी सी नहीं है, ए सी नहीं है, कौन सा है, ए और डी, ए और डी। आगे देखिए, इसको देखिए, अभिक्रिया N2 प्लस O2 इससे 2NO में NO की मात्रा, अरे NO क्या है, उत्पाद, इसकी उच्चतर लब्धि यानी इसकी मात्रा ज्यादा प्राप्त करनी है, तो क्या करें, अभिक्रिया के लिए डेल्टा H दे रखा है कितना, अरे 180.7 किलोजूल पर मोल, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, अरे ये ऊष्मा शोषी है भैया ना, और NO की ज्यादा लब्धि कब बनेगी, जब अभिक्रिया अरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, तो ज्यादा बनेगी, इधर चलेगी, तो इसने क्या कहा, उच्चतर ताप पर, लासा तेलिया का नियम यही तो कहता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अभिक्रिया किधर जाएगी, अग्र दिशा में, तो ये अग्र दिशा में जा रही है, इसका मतलब ये तो सही है। निम्न ताप तो गलत हो जाएगा, क्यों, ऊष्मा शोषी में टेम्परेचर कम कर दिया तो अभिक्रिया फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, इसका मतलब प्रोडक्ट कम बनेगा। N2 की उच्चतर सांद्रता पर O2 की उच्चतर सांद्रता पर N2O2 की सांद्रता बढ़ा रहा है, अरे तो अभिकारक की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तब भी अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है आपके, और अग्र दिशा में जाएगी NO ज्यादा बनेगा, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, कौन सा है, बी नहीं है, जहां बी दिख रहा है उसको काटो, यहाँ बी दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा है, या ए और डी, इसका मतलब सी भी सही है, तो ए सी डी, इसका मतलब ये भी नहीं, तो आंसर सही कौन सा हमारा, ए सी और डी, ठीक है ना। आगे देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना सेकंड इनवर्स है, और देखो सेकंड इनवर्स वेग स्थिरांक है ना, किसके वेग स्थिरांक का मात्रा के, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रा के, इसका मतलब हमने यहां से पहचान लिया कि अभिक्रिया कौन सी है,
अरे ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। कौन सी ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। तो ये कह रहा है इसमें अभिकारक की सांद्रता इतने मोल प्रति लीटर थी, इसको इतना मोल प्रति लीटर तक कम होने में कितना समय लगेगा? अरे प्रथम कोटि अभिक्रिया में समय निकालना है आपको, तो क्या करो 2.303 अपॉन के और आगे क्या होगा? अरे लॉग R0 अपॉन R या A अपॉन A माइनस एक्स, कुछ भी कह दो आप। 2.303 ये फॉर्मूले में चल रहा है। और देखिए अरे के कितना है? 0.03 लॉग R0 तो कितना है? अरे दे रखा है ना इसने R0, तो अभिकारक की सांद्रता इतनी से इतनी होने में है ना, इसका मतलब ये R0 दे रखा है कितना? 7.2 और ये कितना दे रखा है? 0.9। यदि 7.2 था स्टार्टिंग में, अब कितना रखना है उसको? 0.9। यानी डायरेक्ट इसने a माइनस एक्स का मान दे दिया, या कह दो टी टाइम पर कंसंट्रेशन दे दी। इनिशियल तो हमको दे रखी है, ये टी टाइम वाली दे दी। इससे इसको काटोगे देखो तो दशमलव से तो दशमलव कट गई, और इससे इसको काटोगे तो ये कितना? अरे 8 बार कट गया। और log 8 का मान कितना होता है? अरे 90-30 होता है भैया ना, 0.9 90-30 90-30। तो यहां से देखो 90-30 का मतलब क्या हुआ? अरे एक तरीके से देखा जाए तो उसको मैं 90 मान लू, अरे इसको 90 मान लू ना, इससे इसको तो काट दूं यहां से ना, यानी अरे इससे काटू क्या मैं इसको यहां से हटा दूं। 90-30 एग्जैक्ट होता है, पर हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी ना, इसलिए आंसर तो वही आएगा सेम, चाहे आप ऐसे करेंगे चाहे ऐसे करेंगे। देखो सुनिए, ये देखो अरे दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहां से इसको काट दो ना, 30 या 90, और 3 से गुणा करना आसान है ना। अरे 3 से गुणा करना आसान है, यहां से 0 को उड़ाओगे तो क्या होगा? अरे दशमलव यहां से हो जाएगा, तो 23 या 69, यानी 69 सेकंड के आसपास आंसर देख लो अपना कौन सा? ये रहा 69.3 सेकंड। ये लो, कैलकुलेशन कोई टिपिकल नहीं है, जस्ट आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 2025 वाले पेपर का, 2025 वाला जो नीट का पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया, अरे लैसाने है ना, ये लैस्ते लिख दो या लैसाने, इंग्लिश तो लैसाने है ना इसकी, परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो लैसाने टेस्ट किसके लिए करते हैं? अरे दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन है ना, वैसे हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अरे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, आपकी नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आपके हेलोजन हो सकता है। तो इसका मतलब देखो नाइट्रोजन भाई कार्बन तो है ही कार्बनिक यौगिक में, और लैसाने परीक्षण करते हैं, सोडियम धातु लेते हैं, नाइट्रोजन का टेस्ट NaCN बनाना है, सही है। सल्फर का भी कर सकते हैं, सही है ये भी। हेलोजन का भी कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये अरे ये ऐसा कोई टेस्ट नहीं है यहाँ, ऐसा कोई एलिमेंट्स वगैरह नहीं है, ऐसा ये कोई एलिमेंट्स थोड़ी पूरा पूरा। अरे कार्बन तो है, ये कार्बनिक यौगिक, ये तो CuO क्यूप्रस ऑक्साइड दे रखा है, ये आपकी लिविक विधि है, एक लिविक विधि। कार्बन हाइड्रोजन क्या है ना, आकलन की विधि है ना, लिविक विधि वो है, इसका मतलब ये नहीं है। तो हमसे यही तो पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ये वाली नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या कर दिए, ये आपके नीट 2025 का सारा पेपर सॉल्व कर दिया मैंने। नीट 2025 का केमिस्ट्री का सारा पेपर सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे नीट 2024 का पेपर सॉल्व कल, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन में थोड़ी सी ना गड़बड़ हुई थी, कौन सी? वो क्रिस्टलीकरण वाले में। तो वहां क्या करना आपको, अरे जब सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है ना, तो आपसे जो भी एंथैल्पी चेंज पूछा, वो एंथैल्पी चेंज क्या पूछा कि एक्वस स्टेट से आपको क्या करना है? क्रिस्टल फॉर्मेशन करना है। तो इसका मतलब क्रिस्टलीकरण के दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो बराबर होगा किसके? अरे उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन सी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन था? BaSO4, रिएक्टेंट में कौन है? Ba+2 + SO4-2, उससे BaSO4 बन रहा है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा ना सॉरी है ना, तो गड़बड़ तो हो जाती है ना। अरे अपन भी तो इंसान है, अपन कोई ऐसा तो नहीं भगवान है ना, ठीक है ना। तो गलतियों को सुधारना वो भी है ना बढ़िया होता है, गलतियां तो हो जाती है ना भाई, काटने पीटने में कई बार है ना गलतियां हो जाती है, लेकिन वहां आंसर में मुझे डाउट हुआ ना, तो मैंने उसको मैं एक बार चेक करता हूँ ना आंसर को, ठीक है ना। तो उस आंसर को अपन ने चेक कर लिया, वो राइट आंसर है ना, -128.3 कितना आ रहा था कुछ है ना, ऐसे आ रहा था। तो आपको क्या करना है कि मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी लेस करनी चाहिए आपको। और फिर भी मान लो आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेस का जो है ना आपके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप डाल सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा जब भी उसको देखा जाएगा ना, या तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको वापस से, ठीक है ना। अगर आपको कोई इश्यू है तो ठीक है ना, और नहीं है इश्यू, आपको समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपको करना है जब भी एंथैल्पी चेंज पूछे, क्या आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ने। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपन जितने भी है ना आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं
सारे करेंगे, सारे पेपर है ना, ठीक है ना। चलिए, सभी को गुड नाइट।